नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक बड़ा सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है कि क्या वाकई में देश में अब सहनशीलता खत्म हो रही है इस बारे में कि अब बलात्कार के तमाम आरोपी या अपराधियों को लेकर लोग इस बात को सहने को तैयार नहीं है कि शायद सालों तक ये मामला चलता दिखाई देगा। लोगों में अब ये सहनशीलता नहीं बची है कि लोग बलात्कार के आरोपियों को बिल्कुल झेलना पसंद करें। दीमापुर में जो कुछ हुआ वो अपने आप में आज पूरे देश की आंखों को खोलने के लिए काफी है। दीमापुर में बलात्कार के एक आरोपी को सेंट्रल जेल से बाहर जबरन निकालकर करीब 10,000 की भीड़ ने पहले तो जमकर पिटाई की और उसके बाद खुले चौराहे पर मौत के घाट उतार दिया। यह सवाल अपने आप में खड़ा करता है कि क्या आज देश में बलात्कार जैसे संगीन अपराधों पर जो वक्त लगता दिखाई देता है उसे लेकर अब लोग बिल्कुल क्षुब्ध हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो कुछ दीमापुर में देखने को मिला, देश के कई शहरों में लोगों की भावनाएं कुछ ऐसी ही हैं। हमें याद रखना चाहिए कि निर्भया बलात्कार मामले के बाद और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री बनी उस पर भी जो विवाद सामने आया, उसमें भी लोगों का यही मानना है कि आखिरकार आरोपियों को क्यों जेल में रखा जाए, क्यों उन्हें चौक पर खड़े करके मार दिया जाए। लेकिन क्या ये है सही तरीका है? आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करते हैं विस्तृत चर्चा। दीमापुर में भीड़ के इंसाफ के आगे सिस्टम पौना नजर आया। प्रशासन भी खुली आंखों से बेबस होकर सब कुछ देखता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा कानून पर ही भारी पड़ा। दीमापुर में हजारों की भीड़ ने गुरुवार को बलात्कार के एक आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। सेंट्रल जेल की कड़ी सुरक्षा को तोड़ते हुए भीड़ आरोपी को बाहर खींच लाई और सड़क पर परेड कराती रही। लोगों ने आरोपी को तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। भीड़ ने जिस शख्स की हत्या की है उसे 25 फरवरी को नागालैंड की एक युवती से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो असम का रहने वाला था और मूल रूप से बांग्लादेश का था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों में गुस्सा था। लगातार दीमापुर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 5 मार्च को भी दीमापुर में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई थी, लेकिन ये भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और सेंट्रल जेल पर धावा बोल दिया। हमने हालात पर काबू पाने की अपनी तरफ से काफी कोशिशें की। हमने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन हम उन्हें रोक पाने में नाकाम रहे। भीड़ में बड़ी संख्या स्कूली यूनिफॉर्म पहने लोगों की भी थी, इसलिए पुलिस उन पर गोली नहीं चला सकती थी। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। नागालैंड और असम में अलर्ट जारी किया गया है और हालात पर दिल्ली की भी नजर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नागालैंड के हालात को लेकर अधिकारियों के संपर्क में है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं संबंधित अधिकारियों को और वहां पर जो भी फोर्स की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए हो चुकी है। इस घटना की गाज दीमापुर के आला अफसरों पर गिरी है। डीएम, एसपी और सेंट्रल जेल के जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भीड़ ने जो किया उसे कहीं से भी सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन इस घटना से कई सवाल भी खड़े होते हैं। जब रेप की घटना सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, तो फिर प्रशासन समय रहते क्यों नहीं चेता? 10,000 लोगों की भीड़ अचानक जमा कैसे हो गई? सेंट्रल जेल में इतनी सुरक्षा के बावजूद लोग अंदर कैसे घुसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में पुलिस भी कटघरे में दिख रही है? क्या ये बलात्कार के खिलाफ बगावत है या फिर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह? क्योंकि अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो ये घटना शायद टाली जा सकती थी। टीम न्यूज़ नेशन। दीमापुर में जो हुआ उसे कानून कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जैसा कि हमने कहा, ऐसा लगता है जैसे बलात्कार जैसे संगीन अपराधों के खिलाफ अब देश में एक जनमानस तैयार हो रहा है जो विद्रोह करने जैसी स्थिति लाता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि निर्भया के मामले पर जिस तरीके से जो बलात्कारी है वो या फिर उनके वकीलों के बयान सामने आए, यह अपने आप में इतना बड़ा मसला बन गया कि राज्यसभा में सांसदों ने इस पर सीधे टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। जया बच्चन ने यह कहा कि ऐसे लोगों को आप जरा हम महिलाओं के हाथ में दे दीजिए और हम बताते हैं कि उनके साथ क्या करना चाहिए। क्या वाकई में ये अब मानसिकता बनती जा रही है हमारे देश में, जहां लोग ये मानते हैं कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध को लेकर समाज का एक बहुत बड़ा तबका न सिर्फ उदासीन है बल्कि समाज में इसे लेकर जागरूकता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं देश की संसद में कैसे लोगों ने इसका विरोध किया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इन्होंने जो किया ये भी वही कर रहे हैं। आप क्या का मतलब क्या है?
कहा का मतलब ये है कि आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 2 दिन से ये बात चर्चे में आ रही है, आप लोग विचार करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं चाहिए औरतों को। आप समझे कि नहीं? उस आदमी को जेल से छोड़िए, जिनको मौत की सजा हो चुकी है वो भी जेल में से इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं सीखा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। इस लड़की को रात को 7 बजे से बाद किसी लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को इस तरह का लिबास पहनना चाहिए। हर चीज का दारोमदार क्या सिर्फ औरत पर ही आता है? एक तरफ से हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी तब तक रहती है जब तक वो मां नहीं बन जाती। आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूं, ये भी बेटी है, नन्ही बच्ची भी बेटी है, जवान लड़की भी बेटी है। संसद में निर्भया के मामले पर जिस तरीके से पुकार मची और जो कुछ दीमापुर में हुआ वो आज हम सबों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि वाकई में क्या हमारे कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है, क्योंकि लोग अब इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस अधिकारी NC द्विवेदी साहब, हमारे साथ अनुजा कपूर जी मौजूद हैं, निशा खन्ना जी मौजूद हैं, जयंती दत्ता जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, दीमापुर में जो कुछ हुआ, क्या हम ये मान ले कि ये महज कानून व्यवस्था के लचरपन की एक निशानी थी, या दरअसल हमें यह मानना पड़ेगा कि लोग अब बलात्कार जैसे संगीन अपराध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उन्हें तुरंत जवाब चाहिए? देखिए, जहाँ तक जनतंत्र व्यवस्था है वहाँ तक पर तुरंत सजा तो नहीं किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन ये सत्य है कि केवल बलात्कार में ही नहीं अन्य प्रकार से भी, अन्य मुकदमों, अन्य अपराधों में भी जनता का विश्वास व्यवस्था से, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों से उठ चुका है। और कोई छोटी सी भी घटना होती है उसमें जनता तुरंत ही रोड जाम कर देती है, ट्रैफिक जाम कर देती है, रेल को रोक देती है। तो ये सब व्यवस्था में अविश्वास का द्योतक है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कानून को बनाएं और उसका पालन अक्षरशः, और कानून का पालन पुलिस और कोर्ट्स पर रखें, ना कि नेताओं पर। द्विवेदी जी, लेकिन समस्या यही तो है कि रहेंगे हम तो सब जानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन शायद वो करने की स्थिति पैदा नहीं होती दिखाई देती। जयंती जी, जो कुछ आज दीमापुर में देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही माहौल 2011 में दिल्ली में बनता दिखाई दे रहा था? क्योंकि उस वक्त भी कुछ ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल। अब आप देखिए, इस तरह की घिनौनी हरकत के बाद अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट करते हैं, कानून जो है उसमें फेरबदल करते हैं, लेकिन जहां पनिशमेंट की बात आती है वहां पे आप चूक जाते हो। इतना हंगामा मचा, हर इंसान जुड़ गया है इस हादसे के साथ। आवाम जो है रास्ते पे उतर आए, बच्चे उतर आए, उसके बावजूद आप आज तक आनाकानी कर रहे हैं कि इसको ये पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया के ऊपर जो एक भरोसा होता है इंसान का, वो उठ गया है। मैंने उसी वक्त आगाह किया था कि ये इतनी सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर अगर आप तुरंत कोई डिटरेंट सामने नहीं लाओगे तो ये ऐसा ना हो कल को एपिडेमिक की शक्ल में बदल जाए। और अगर खुदा ना करे इस तरह से बात बदली तो आप देखेंगे कि आवाम जो है कानून अपने हाथ पे लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब दीमापुर में जो हुआ उसके लिए देखिए, आप विक्टिम को तो सेफ नहीं कर सके, उसको आपने सेफ्टी के लिए कुछ नहीं दे पाए। जो आरोपी है उसको भी आप सेफ्टी नहीं दे पाए। उसके साथ साथ जो पुलिस कर्मचारी है जो जेल के अंदर है, उसके लिए अगर पुलिस उतनी कामयाब होती, अगर उतनी विजिलेंट होती तो ये ज्यादा लोग अगर पहुंच जाए तो 200 लोग, 200 पुलिस वाले का क्या कर सकते हैं? के लिए मैं एक चीज आगाह करना चाहूंगी, जब मनोस्थिति ऐसी हो जाती है तब एक क्षेमा है जहां पे ये हो जाता है कि आउट ग्रुप कौन है, इन ग्रुप कौन है। तो प्रेजुडिस जो है वो बढ़ती चली जाती है और मॉब जो है वो किसी के सुनवाई पे नहीं आती और उसकी साइकी जो है टोटली अलग तरीके की होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मॉब के साथ कैसे डील किया जाए, कहीं पे भी किसी पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दे। बिल्कुल अनुजा जी, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जिस तरीके से दीमापुर में इस आरोपी को चौराहे पे खड़े करके मार दिया गया, क्या वाकई में यही तरीका है इस तरह के आरोपियों से डील करने का?
क्या आपको लगता है कि दरअसल अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बलात्कार के आरोपियों के लिए सहानुभूति किसी के पास बची नहीं है? इसका सीधा कनेक्शन 2011 का वो 16 दिसंबर की रात है, क्योंकि हम लोग फेल हो गए हैं, अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं लेकर आ पाए हैं, और एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट और एज अ पुलिस, एज अ रिफॉर्मेशन, हम लोग जुडिशरी, हम सब फेल हो चुके हैं। तो अब जो सोसाइटी है वो ये कहती है अब हम मॉब का रूप धारण करेंगे। टेक इट एज अ विसल ब्लोअर, ये एक विसल ब्लोअर था, और अगर इस तरीके की चीज उस दौरान 2011 में बस इतना नहीं था कि यहां पर भी वही चीज होती और वो अंदर से जाकर उनको अक्यूज को पकड़ते या मारते, क्योंकि उस दौरान तो चार्जशीट वगैरह भी फाइल कितने टाइम बाद जाके, थोड़ी देर बाद जाके हुई थी। द प्रॉब्लम इज दिस कि क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, तो लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लिया है। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है रेखा जी, अगर जुडिशरी पर और न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो कल नागालैंड के अंदर जो घटना घटी है, उसको देख के तो मैं, क्योंकि कानूनी हिस्सा का प्रक्रिया का एक हिस्सा हूँ, मैं वकील हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के, क्योंकि लॉ जो है, लॉ इज सुप्रीम। अगर लोगों ने विश्वास छोड़ दिया अपने कानून के अंदर, तो ये एक जो हमारा स्लो लीगल सिस्टम है उसके ऊपर एक उंगली उठती है कि शायद लोगों ने जो आज कानून अपने हाथ के अंदर ले लिया, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी खुद ही समझ ली, इसका मतलब कि लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु सबसे बड़ा हम लोगों को ये नहीं भूल जाना चाहिए कि माना ये इस बात को हम लोग सब मानते हैं कि बलात्कार के मामले के अंदर हर व्यक्ति को जीरो टॉलरेंस रखने का अधिकार है कि हम कभी भी बलात्कार की कोई घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए कानून जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट हो गया है निर्भया कांड के बाद में। परंतु इस बात के अंदर जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको एक मॉब मेंटालिटी के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी जो दीमापुर के जो आदमी था जिसको मार डाला गया, वो सिर्फ एक आरोपी था, वो दोषी नहीं था। और हमारे कानून के अंदर जो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति को, वो है अपने आप को कानून के सामने निर्दोष साबित करने का। हो ना हो कि कल ये व्यक्ति, क्या मालूम आखिर कानून के क्या अंत क्या होता है इस केस का, हो सकता है कि व्यक्ति कल निर्दोष भी हो सकता था। एक तरफ निर्भया कांड हुआ जहां पर लोगों को दोषी पाया गया, परंतु हमें साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि कल अखबार के अंदर जब फ्रंट पेज के ऊपर नागालैंड दीमापुर की ये घटना थी, उसी अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर हमारे दिल्ली के जो जज है, अतिरिक्त जज हैं मिस्टर वीरेंद्र भट्ट, उनकी भी घटना एक रिपोर्ट थी बलात्कार के मामले के अंदर, जहां पर उन्होंने एक आरोपी को निर्दोष पाया और उसको छोड़ दिया, ये कहकर कि जितने भी सबूत थे वो पुलिस के मनगढ़ंत बनाए हुए सबूत थे, जिसके अंदर एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा रहा था। तो हमें जिसको है कानून के अंदर हमको भरोसा रखना चाहिए, ये ना हो कि हम आवेश के अंदर आके कल रेखा जी, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि लोगों की सहनशीलता खत्म हो रही है। इससे पहले कि मनोजा जी आपके पास आऊं, निशा जी मैं आ रहा हूं रेखा जी आपके पास, लेकिन निशा जी ये जो मनोस्थिति है एक मॉब की, जो कि खुद ही अपने आप को एक तरह से वकील भी बना देता है, जज भी बना देता है, फैसला भी दे देता है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है, अगर ये हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में होने लगे तो फिर तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मॉब मेंटालिटी क्या है? देखिए अजय जी, कहीं ना कहीं ये मॉब मेंटालिटी जो है वो हमारे देश की कहीं एक स्लो जिसे बोलते हैं जजमेंट था। अगर देखा जाए तो 12 दिसंबर के रेप केस के बाद 16 दिसंबर को जो 2012 में रेप हुआ था, उस केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी, बट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने के बाद भी वो रिजल्ट चाहे अगर हम देखें तो इनको जो डेथ पेनल्टी भी हुई है उस प्रोसीजर में भी काफ़ी लंबा समय लगा है, 1 से सवा साल का समय लगा है तकरीबन। तो कहीं ना कहीं अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इतनी डिले रिजल्ट आ रहे हैं तो मॉब का जो एंगर है, रेज जिसे हम कहते हैं, वो आपे से बाहर हो रहा है। ये तो वो केसेस हैं जो आपके पास बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप माने तो मेरे क्लिनिक में ऐसे केसेस हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई बच्चे का चाइल्ड अब्यूज हो रखा होता है। रेप आजकल अगर आप माने या ना माने, तकरीबन मैं जितने भी केसेस क्लिनिक में देखती हूँ, अगर मैंने 2500 से तकरीबन केसेस देखे हैं तो मोर देन 2000 केसेस में चाइल्ड अब्यूज हो रखे हैं, चाहे वो बच्चे छोटी उम्र के हों। जैसे अगर आपने बोला कि कपड़े पहनने से जैसे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे इंडिया में सड़क पर खड़े होकर मार दिया जाए लोगों को।
नहीं, उसका सोल्यूशन ये नहीं है सड़क पर खड़े होकर मार दिया जाए। कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और ऐसे चीजों को लेकर रेखा जी, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से, क्योंकि अब जरा कम है चर्चा को कहीं एक कंक्लूजन पर ले चले, इसलिए मैं आप सबों को बीच में टोकता रहूंगा या रोकता रहूंगा। रेखा जी, जुडिशरी की बदलाव की बात बार बार हम कर रहे हैं, लेकिन कानून पर आदमी भरोसा करे तो किस हिसाब से? एक आरोपी जो कि बलात्कार का आरोपी है शायद 20-20 साल जेल में रह जाता है और फिर भी उसे सजा उतनी नहीं मिल पाती। जी बिल्कुल, ये जो जिस तरीके से हुआ, मुझे लगता है कि ये जो कल जो घटना घटी, इसके अंदर जो आरोपी था उसको अधिकार था एक प्रॉपर डिफेंस का, उसको बल्कि जो किस तरीके से मॉब ने कानून को अपने हाथ के अंदर ले लिया, ये शो करता है कि जब बुद्धि खराब होती है पूरे के पूरे मॉब की, यानी कि इट इज इजी टू बी इन अ क्राउड। अकेले खड़े होकर कुछ आप स्टेप नहीं ले सकते, पर एक क्राउड के अंदर, एक मॉब मेंटालिटी के अंदर जाके आपने एक व्यक्ति जो अभी तक सिर्फ एक आरोपी है, आपने उसकी जान ले ली। तो जो फैलेसी हमारी लीगल सिस्टम में है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ मैं मुखातिब होती हूँ, रेप विक्टिम्स मैंने हैंडल करी हुई है 6 साल की बच्ची तक का, तो उसमें ये होता है कि आप देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है हमारी, आरोपी फ्रेंडली तो है, विक्टिम फ्रेंडली नहीं है। आप देखिए आज तक लगातार आपको रेप के बारे में कंप्लेंट्स, न्यूज मिलती रहती है, 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल तक के बूढ़ी तक, लेकिन आप कहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाइए मुझे कि हाँ ये इस रेपिस्ट को ये पनिशमेंट मिला, नहीं मिला। अभी भी रेखा जी जो बात कर रही हैं आरोपी के लिए, हाँ मानती हूँ ये इस तरह से अंजाम नहीं देना चाहिए, लेकिन भरोसा कहाँ है? अगर निठारी जैसे कांड में इतने बच्चों के मौत के बाद आप कहते हो भाई आरोपी ने इतने साल जेल में बिता दिया, छोटा सा जवाब रेखा जी यहाँ पर, छोटा सा जवाब रेखा जी। हेलो जी, छोटा सा जवाब रेखा जी। फिर से बोलिए जी, फिर से बोलिए। जो मैं जयंती जी की जो बात है, मैं उनकी उससे बात से संवेदना रखती हूँ। ये जो जिस तरीके से आजकल सिचुएशन हमारे देश में हो रखी है कि रोज अखबार हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई बलात्कार का मामला पढ़ते हैं, स्पेशली बच्चों के साथ पढ़ते हैं, जैसे निशा जी ने भी जिक्र किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को हम हाथ में ले लें और कानूनी प्रक्रिया है उसके ऊपर भरोसा छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। और हमारे देश, आइए जरा हम द्विवेदी जी से ये समझे। डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल द्विवेदी जी, सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की कि आरोपी को जल्द से जल्द पहले पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस अपना काम हमेशा बहुत लचर तरीके से करती दिखाई देती है। बहुत संक्षेप में बताइए और ईमानदारी से, अब आप तो पुलिस में नहीं है, कार्यरत नहीं है, क्या वाकई में पुलिस इतनी संवेदनहीनता से क्यों काम करती है? क्या दिक्कत है? बलात्कार क्या पुलिस वालों को समझ में नहीं आता? नहीं, पुलिस कतिपय के मामलों में पुलिस दोषी होती है, हर मामले में नहीं, लेकिन कतिपय मामलों में होती है। कभी रिपोर्ट न लिखने में, कभी गिरफ्तारी में देरी में, या कभी घूस लेने की वजह से या पक्षपात की वजह से दोषी होती है, सत्य है। परंतु केवल पुलिस को इस विषय में दोषी ठहरा के हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसा है कि हमारा पूरा समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि वो कानून को न तो उससे डरता है और न उसकी इज्जत कर रहा है। तो हमें समग्र ये सोचना चाहिए कि हम सारी व्यवस्था को, सारी सोच को, समाज को बदले। सोच को बदलने वाले तो हम ही लोग हैं ना द्विवेदी जी, सोच को बदलने वाले हम ही लोग हैं। दोनों पैदा हम सिर्फ चर्चा करते हैं, ऐसा होता नहीं है। अनुजा जी, 2 साल से अगर हम जो निर्भया केस के अक्यूज जो कन्विक्टेड हैं उनको अगर हम चेंज नहीं कर पाए, रिफॉर्म नहीं कर पाए, हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर चल रहे हैं, तो अब सबका जो ध्यान है वो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी पर आ चुका है, आई फॉर एन आई। निशा जी, क्या करना चाहिए? यहाँ पर निर्भया के जो आरोपी हैं उनको मौत की सजा दी जा चुकी है, तो क्या आप चाहती हैं उन्हें सीधे फांसी पर लटका दिया जाए? बिल्कुल, मैं आई थिंक सो जब इनकी पेनल्टी भी आई थी तो भी मैं इस फेवर में थी, क्योंकि उन्होंने जितनी ब्रूटली ये किया था, रेप का जो इंसिडेंट था, तो उस फेवर को ध्यान में रखकर मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि शायद जब उस वक्त भी रेप की बात चल रही थी तो उनमें से एक विक्टिम ये बोल रहा था मैं तो वहां पर हूं ही नहीं, जबकि डीएनए की रिपोर्ट उनका सीमन प्रूव कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जब एक इंसान एंड स्टेज पर जब उसका प्रूवन हो गया है तब भी वाइट लाइज बोल रहा है, तो ऐसे स्टेज में उनको फांसी देनी जरूरी है। ये 17th को मैंने बोला था, अगर डिटरेंट के
उससे आप कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं लाते हो तो देखिए अभी तो जो आरोपी जो जेल में हैं उन दोनों को फांसी दी जा चुकी है। हाँ, लेकिन वो कारगर कहाँ है? अभी स्टे है उनके ऊपर। अगर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सीधे फांसी की सजा हुई उसी समय लटका दो उस पे? नहीं, साइकी जो है रेपिस्ट की रेसिडिविस्ट होते हैं, ये लगातार रेपिस्ट जो है एक दफे करके खत्म नहीं करता है। बिल्कुल, रेसिडिविस्ट मीन्स दे रिपीट देयर क्राइम ऑफ एंड ऑन, एंड इसको चेंज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई रिफॉर्मेटिव रेखा जी रेस्पॉन्ड भी नहीं करता। फांसी की सजा देने के साथ ही लटका दो फांसी पर, यही कम से कम यहाँ मत बनता दिख रहा। आप क्या कहेंगी बहुत संक्षेप में? मैं बिल्कुल इसमें अग्री नहीं करती। क्रिमिनल लॉ के अंदर जितने अमेंडमेंट्स होने थे निर्भया केस के बाद में, जस्टिस वर्मा कमेटी की जो गाइडलाइंस थे उसके बाद में चेंजेस हो चुके हैं। जो फांसी की सजा है, सजाए मौत जो है, तो सिर्फ रेयरेस्ट और रेयर केसेस के अंदर सेक्शन 302 के अंदर देनी चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती बलात्कार के केसेस के अंदर मौत की सजा। रेखा जी, ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस के अंदर है। रेखा जी, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस के अंदर ये था, और यहाँ पर तभी और अमेंडमेंट हो जाने से जितने अमेंडमेंट हो जाने से इस बात का दावा नहीं होता कि जो क्रिमिनल है वो रेप करना छोड़ देगा। अमेंडमेंट हो जाने से आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि अमेंडमेंट या स्ट्रिंजेंट लॉ बन जाने से रेप कमिट नहीं होगा, डेथ पेनल्टी हो जाने से रेप कमिट नहीं होगा। ये चीजें तब स्टॉप करेंगी अगर आप जल्द से जल्द उस चीज की सजा वहां पर दी जाएगी। ये एक कोई ये फकीर की लकीर नहीं है। अजय जी, बाहर के देशों में आपकी क्राइम जो है, मोडस ऑपरेंडी जो है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको सजा सुनाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज को मद्देनजर रख के बाकी तमाम चीजें आप अगर हमारे पास अभी जितने लोग हैं, अगर मैं सीधे इसको समझना चाहूँ, कम से कम 2 बनाम 3 ये होता दिख रहा है जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि फांसी की सजा अगर मुकर्रर की गई तो तुरंत फांसी पर लटकाओ। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, यस, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। चलिए, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ, चर्चा का वक्त हमारा यहीं पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वाकई में किस तरीके से समाज में बलात्कार जैसे संगीन आरोप अपराध को लेकर सहनशीलता कम होती जा रही है, इससे ज्यादा और क्या प्रदर्शित किया जाए।